जिसकी संभावना थी, जिसकी जरूरत थी, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है 2 हफ्तों के लिए। 17 मई तक बढ़ाया गया है, तीसरी बार इसे बढ़ाया गया है। 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कोई मूवमेंट नहीं, सख्ती से लागू किया जाएगा लॉकडाउन। हवाई सेवा, रेल सेवा, बस सेवा, मेट्रो सभी 17 मई तक बंद हैं। आप प्लानिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। 17 मई तक स्कूल, कॉलेज, मॉल, जिम सब कुछ बंद है। सिनेमा हॉल्स की बात करें, पब्लिक गैदरिंग जो है वो बंद है। गर्भवती महिलाएं, 65 साल से ज्यादा की उम्र के जो लोग हैं या फिर 10 साल से छोटे बच्चे, ये तो बिल्कुल ही बाहर ना निकलें। स्पेशली मेंशन है अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी नहीं है तो वहां पे भी सशर्त आपको जो है इजाजत मिलेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स उठाए गए। देश में 739 जिले हैं जिनमें से 307 फिलहाल बचे हुए हैं, वहां पर कुछ सशर्त राहत हैं, लेकिन 307 जिले जो है जिसका हम जिक्र करें ग्रीन जोन, वहां पर सशर्त राहत मिलती है। और फैक्ट्रियां, दुकानें, छोटे उद्योग, ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं को भी शर्तों के साथ जो है खोला जाएगा। जहां हमें कहें कि सशर्त छूट मिलेगी, वहां पर जिन जिलों में पिछले 21 दिनों में कोरोना वायरस के संक्रमण का एक भी मामला नहीं आता, उन्हें ग्रीन जोन घोषित किया जाता है। ये आप जानते हैं, पहले ये मियाद 28 दिनों की थी, जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घटाकर 21 दिन कर दिया था। बनारस की बात करते हैं। रेड जोन, बनारस जो है रेड जोन में है। उपेंद्र, कोई राहत नहीं और ये बनारस वाले भी समझे, सहयोग करें। बिल्कुल, देखिए ये समझना ही होगा जीनत, क्योंकि जिस तरीके से जो है नई चेन डेवलप हो रही हैं, उसके बाद ये साफ तौर पर लग रहा था कि रेड जोन में शामिल बनारस को आगे इन पाबंदियों से कोई रियायत, कोई छूट नहीं मिलने वाली थी, और वैसा ही हुआ। और जिस तरीके से लगातार जो पूर्वी यूपी के, बनारस समेत जो पूर्वी यूपी के सारे जिले हैं, वहाँ के जो मजदूर गुजरात में, मुंबई में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ काम कर रहे थे, उनको लाया जा रहा था। तो साफ तौर पर समझ में आ गया था कि लॉकडाउन में फिलहाल बनारस को राहत नहीं है। हम चेन और क्यों नहीं दी गई बनारस को राहत, उसके पीछे कुछ वजह थी। जैसे कि पिछले 3 दिनों में जो नई चेन डेवलप हुई, यानी कि पुलिस कर्मियों में एक नई चेन डेवलप हुई, 11 पुलिसकर्मी पॉजिटिव हो गए। उसके बाद हेल्थ सेक्टर में वार्ड बॉय जहां पर सैंपल लिए जा रहे थे वो जो है पॉजिटिव निकल आए। उसके बाद पोस्ट मास्टर जो ऑफिस है वहां जो है पॉजिटिव निकल आया। और आज जो सबसे बड़ा केस सामने आया है वो ये कि जिस बीएचयू की माइक्रोबायोलॉजी लैब पर पूर्वी यूपी के करीब 13 से ज्यादा जिलों की जांच का भार था, जहां जांचें आती थी, सैंपल आते थे, आज वहां की भी लेडी साइंटिस्ट जो है वो कोरोना पॉजिटिव साइंटिस्ट निकल आई हैं, जिसके बाद बीएचयू की लैब को अगले 3 दिन के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है और वहां सैनिटाइजर का काम शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि 3 दिन में सैनिटाइज हो जाएगा तो लैब फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन अब ये 3 दिन के लिए अलग अलग जिलों पर सैंपल जाएंगे और बनारस और चंदौली के जो सैंपल हैं वो केजीएमयू जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं, एक सैंपल आपके 3 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर उसी शहर में जाना है और एक सैंपल आपका लखनऊ जाना है। तो अब जो जांचों के परिणाम आने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं लंबी होगी, कहीं ना कहीं समय ज्यादा लगेगा। तो ये चैन अभी फिलहाल तोड़ना और ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। तो इसलिए ये मुमकिन माना जा रहा था कि बनारस को इस लॉकडाउन में रियायत नहीं मिली और वैसा ही होगा। और क्योंकि अब जो आप बनारस में भौगोलिक इसका मैप देखिए, जो इस वायरस के फैलने का मैप है, तो उसने लगभग हर इलाके को अब टच कर लिया है। हर इलाके में केस भले ही 2 हो, 1 हो, लेकिन उस जो बड़े स्पॉट हैं बनारस के, बनारस की पब्लिक स्पॉट बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत रिहायशी, बहुत पुराने जो मोहल्ले हैं, वो मोहल्लों पर अब उसकी दस्तक हो गई है। तो इस तरीके से जो भूगोल है, उस भूगोल को उसने पकड़, भूगोल पर वो फैल रहा है। तो इस भूगोल को देखते हुए ये तय था कि अब बनारस में चूंकि हर इलाका लगभग या तो वो इलाका अफेक्टेड है या उससे सटा इलाका अफेक्टेड है या येलो जोन है, तो इसलिए लग रहा था जीनत, और ये लाजमी भी था इस वक्त पर जीनत। ठीक, लाजमी भी था। कानपुर का रुख करते हैं, अमित गंजू हमारे साथ हैं। वैसे तो देश में 130 जिले रेड जोन में है। अमित जी, जब हम कानपुर की बात करते हैं, रेड जोन में कानपुर भी है और कानपुर वासियों ने गजब लापरवाही दिखाई है। चालान भी खूब हुए हैं, लठ भी पड़े हैं, फिर भी नहीं सुधरे हैं। अब तो समझ जाएंगे कि भाई तीसरी बार अगर सरकार फैसला ले रही है तो इसकी गंभीरता है, इसको आपको समझना होगा, आपको सहयोग करना होगा।
देखिए, आपने बड़ी अहम सवाल पूछा और निश्चित तौर पर जवाब भी आपने दिया। लोग समझने को तैयार नहीं है। मैं कैमरामैन से कहूँ फिर दृश्य दिखा दीजिए, देख लीजिए कैसे गाड़ियां निकल रही हैं, जबकि लॉकडाउन है, कार निकल रही है, लोग बच्चों को लेकर गुजर रहे हैं, जबकि सरकार ये चाहती है कि आप बचे रहें, आप स्वस्थ रहें, आप सुरक्षित रहें, आप अपने घर में सकुशल रहें। सारी सुविधाएं आपके घर पे मिलेंगी, हर सुख साधन आपके घर पे है, चिकित्सा आपके घर पहुंच रही है, खाना आपके घर पहुंच रहा है, दूध आपके घर पहुंच रहा है, फल आपके घर पहुंच रहा है, सब्जी आपके घर पहुंच रही है, यहां तक कि रोजेदारों की अगर बात की जाए तो रोजेदारों के पास सारे साधन पहुंच रहे हैं। लेकिन यहां लोग इसकी गंभीरता को शायद नहीं समझ रहे हैं, अभी भी हंसी मजाक में इसको चलता कर रहे हैं। अब जबकि यहां के अगर हम हॉटस्पॉट एरियाज की बात करें, 30 हॉटस्पॉट एरिया माने रखते हैं। अगर हम पूरे ओवरऑल सिटी की बात करें तो 59 में अगर 30 एरियाज हैं तो लगभग आधे से ज्यादा एरिया अफेक्टेड है। और इसके अलावा आज भी 10 केसेस सामने आए हैं। डॉक्टर्स इसमें अफेक्टेड हो चुके हैं, 12 पुलिसकर्मी इसमें अफेक्टेड हैं। यहां तक कि एडीजी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई पुलिसकर्मी अपने घर नहीं जाएगा, यानी पुलिसकर्मी आपको सेवा देने के लिए तत्पर है, कोरोना वॉरियर्स आपके लिए तत्पर है, लेकिन आप घर बैठे। लोग माने अब ये जो एक रिलैक्सेशन और पीरियड लंबा दिया गया, 15 दिन का दिया, 17 तारीख, अभी भी लोगों को जागना चाहिए और खासकर गर्भवती महिलाओं को, वृद्धों को, 10 वर्ष से कम आयु के लोगों को यह सोचना चाहिए कि अलार्मिंग है, सरकार आपको पूरा चेतावनी दे रही है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप घर रहें। यहां तक कि जो मजदूर इतनी देर से या प्रवासी लोग नहीं पहुंच, उनके तक भी सुविधाएं दी जा रही हैं, हर सुविधा दी जा रही है, लेकिन लोगों के जहन में ये बात नहीं आ रही है। लोग सोच रहे हैं कोई नई स्कीम। ठीक, मैं आपके पास आती हूं, आप अपनी बात फिर पूरी कीजिएगा। अनामिका भी है। अनामिका, स्पेशली ये भी मेंशन किया गया, गर्भवती महिलाएं, 65 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है और 10 साल से कम उम्र के बच्चे, बहुत कोई इमरजेंसी नहीं है तो बाहर मत आइएगा। हमने प्रधानमंत्री का जिक्र किया जब हम बात कर रहे थे, और उसके बाद जब हम लखनऊ को देखते हैं, अब कई बार बहुत सारे केस नेगेटिव आते हैं, बाद में रिपोर्ट आती है तो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इट मीन्स कि हमें एक सेकंड की इजाजत नहीं है कि हम लापरवाही बरतें, वहीं पर चेन हम कहते हैं कि खराब हो जाती है और मामले बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लापरवाही ही सबसे बड़ी वजह है, जिसकी वजह से एक ही परिवार में पहले एक को होता है, फिर अगले 5 को भी हो जाता है, क्योंकि उस एक को ही नहीं पता होता है कि उसे सिम्टम्स क्या है, उसने चेकअप नहीं करवाया होता है। तो ऐसी कम्युनिटी स्प्रेड जो है वो ऐसे ही बढ़ रहा है। आपने जहाँ तक जिक्र किया महिलाओं का, गर्भवती महिलाओं का या छोटे बच्चों का या नौजवान का, तो अब डॉक्टर्स की जैसे भी आप एडवाइस लेंगी तो हर डॉक्टर फिलहाल यही सजेस्ट कर रहे हैं कि जो गर्भवती महिला है उन्हें संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो बहुत सेंसिटिव फेज में होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। और दूसरी बड़ी बात यह कि अगर वो संक्रमित होती हैं तो उनके नवजात बच्चे पे, जो अभी बहुत छोटा है या हर चीजों को संभालने के लिए उसको संक्रमण हो जाता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 65 साल से ज्यादा के जो बुजुर्ग हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम वैसे ही बहुत कमजोर हो जाता है, 60 के बाद ये सभी जानते हैं, तो उनके लिए कोरोना से लड़ना कम से कम ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और 10 साल से कम उम्र का बच्चा ये भी बहुत खतरे की फेज में आता है। तो डॉक्टर सजेस्ट लगातार ये कर रहे हैं कि ये जो फेज है उम्र का, ये बेहद संवेदनशील है। अगली बात आपने कही लखनऊ को लेकर के, तो लखनऊ में फिलहाल रमजान का महीना चल रहा है, आप भी जानती होंगी ये, और किस तरीके से अब ये भी एक संवेदनशील महीना है अपने आप में लेकर के। हालांकि सख्ती बहुत ज्यादा है, जो बहुत सारे यहाँ पे हॉटस्पॉट्स इलाके हैं जहाँ पे खुद रोज मॉनिटरिंग की जा रही है और लाउड स्पीकर से बोला जा रहा है कि घर से बाहर मत निकलिए। और इस बीच ये पूरा का पूरा महीना भी सरकार को निकालना, जिला प्रशासन को निकालना सख्ती के साथ, तो इस पर भी फोकस रहेगा। और सबसे बड़ी बात जीनत, यहाँ पे हम रेड जोन के जिले का जब जिक्र करते हैं तो आप ये भी देखिए कि एक जिला ऐसा जो रेड जोन में है, जो उसके बगल का जिला है वो ऑरेंज जोन में आ गया है। ठीक वैसे ही आप देखिए कि जैसे कानपुर नगर है वो रेड जोन में है, इसके अलावा जो कानपुर देहात है उसको देखिए अलग अलग फेज में रखा गया है। तो ये जो जिले अलग अलग बांटे गए हैं, ये देखना होगा कि अगर आप इस जिले में बहुत सेफ फील कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जो बगल का जिला है वो बहुत ज्यादा सेफ है। हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति जाए वहां पर और कोरोना लेकर के वापस आ जाए, ये भी यहाँ पर देखना होगा। और इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जो ग्रीन जोन वाले जिले हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित ना हो इस जोन को लेकर के, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं और आने वाले जो 15 दिनों के बाद की जो अगली कड़ी होगी, जो अगली लिस्ट आएगी रेड और ग्रीन जोन के जिलों की, वो भी बहुत ज्यादा गौर करने वाली बात होगी। फिलहाल इस वक्त प्रदेश सरकार का फोकस है उन प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक लाने का, जिनके लिए ये पूरा का पूरा मई का महीना बेहद ज्यादा खास होने वाला है, और इस पर भी सरकार की नजर है। साथ ही साथ जी जीनत, जी अनामिका, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी। और उमेश हमारे साथ। उमेश, बिपिन रावत का हम जिक्र करेंगे सीडीएस, क्योंकि उनका स्टेटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्होंने कहा है कि यूं तो लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया है और फिलहाल पुलिस जवान हालात संभाल रहे हैं और हमें सेना को भेजने की जरूरत महसूस तो नहीं हुई है, लेकिन
अगर लापरवाही होती है तो कोई बड़ी बात नहीं कि फैसले लिए जाएंगे सख्त, जान बचानी है हर हाल में। जी हाँ, देखिए, एक लापरवाही काफ़ी भारी पड़ सकती है और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कहा है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर सावधानी हम हटाएंगे तो यकीनन दुर्घटना घटेगी। और निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार आप जिक्र कर रही हैं, जिस तरह से न्यूज़ 18 लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है और लोगों को जागरूक होना चाहिए। हालांकि मेरठ पुलिस कोरोना वॉरियर के तौर पर काम कर रही है और लगातार यहाँ पर लोगों को समझाती रहती है, कभी डंडे से समझाती है, कभी बातों से समझाती है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से यहाँ के हाल हैं और पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, पुलिस ने बहुत अच्छी तरीके से स्थितियों को संभाला है, मेरठ के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत अच्छी तरीके से स्थितियों को संभाला है। जो नए हॉट स्पॉट्स बन रहे हैं, यकीनन वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये चिंता का विषय हो सकते हैं। इस वक्त भी देखिए कि पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, मेरठ पुलिस की ये बैरिकेडिंग यहाँ पर लगी हुई है और लगातार ये जवान अपनी ड्यूटीज को अंजाम देते रहते हैं, मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं और ड्यूटीज को अंजाम देते हुए ये कोरोना योद्धा के तौर पर काम करते हैं। 24 घंटे सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, ऐसे ही ये जवान कोरोना योद्धा के तौर पर काम करते रहते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं और कहते रहते हैं कि लॉकडाउन का पालन करना है। अब जबकि लॉकडाउन 3 शुरू हो गया है तो यकीनन लोगों को लॉकडाउन फॉलो करना चाहिए। लॉकडाउन वाले इलाकों में भी बिल्कुल लोगों को इस तरह से फॉलो करना चाहिए कि जैसे वो हॉट स्पॉट वाले इलाकों में रह रहे हों। अगर वो ये सोचे कि हम हॉट स्पॉट वाले इलाकों में ही हैं, हमें अपने घरों के बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, सिर्फ जरूरी सामान लेने के लिए जो लॉकडाउन के लोग निकल सकते हैं वही निकलें और अक्षरशः पालन करें जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो हम कोरोना के खिलाफ ये जंग अवश्य जीतेंगे। जीनत। ठीक उपेंद्र, बिल्कुल। और यही उमेश जैसे आपने बताया, और ये बात उपेंद्र समझनी होगी, बहुत ज्यादा जरूरत भी है इस चीज की। जीनत, देखिए, एक बात आप समझिए कि लॉकडाउन का ये 3rd फेज है, ठीक है। 3rd फेज भी बड़ा है, जो चीजें पहले थी वही चीजें अब हैं, कुछ बहुत ज्यादा जो है नए नियम नहीं लागू किए गए हैं। लेकिन एक बात जो अब सबसे बड़ी चुनौती है, अगर जनता को परीक्षा देना है तो प्रशासन की भी बड़ी परीक्षा होगी। हालांकि अब तक 2 जो चरण थे परीक्षा के वो पास किए हैं, लेकिन तीसरा चरण ये भी है कि जब बिल्कुल आप लॉकडाउन में रहेंगे, तीसरा फेज आ जाएगा, होम डिलीवरी से ही सब सामान होगा, तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा, ये मुतमईन होइए आप इस बात के लिए कि आपके घर पर हर सामान पहुंचेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। प्रशासन निभा भी रहा है, लेकिन लोगों को यह समझना होगा कि आपके पास कोरोना नहीं आएगा, आप उसको जाकर लेकर आएंगे। तो आप इसकी गंभीरता को समझिए, आप सपोर्ट करते आए हैं, आगे भी कीजिए, ये उतना ही जरूरी है। और इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। भड़काऊ वीडियो वायरल हुआ है। ईद की खरीदारी पर भड़का रहे हैं कुछ लोग एक दूसरे को। मुस्लिम दुकानदारों से ही सामान खरीदे, मुस्लिम हिंदुओं से सामान नहीं खरीदने की बात कही जा रही है। बेकनगंज इलाके का यह वीडियो बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 नहीं करता है इस वायरल वीडियो की पुष्टि। दिखाया जा रहा है कि हम बहुत हमदर्द हैं मुसलमानों के, हम उनके लिए मार्केट खोल रहे हैं। उस मार्केट में उनके लिए जो है जूते, चप्पल, सारा एक ही जगह आपको मिलेगा। भाई जैसे कि नवीन मार्केट है, सोमदर्द, ये सब बड़ी बड़ी खोले जा रहे हैं। ये बेगमगंज चमनगंज नहीं खोला जा रहा फुटपाथ वाला। तो उनको खोलने का मतलब ये, इनके लाला मुन्नियों के पास जो माल फंसा हुआ है वो तुम्हारे पैसों से वो निकालेंगे। तो इसलिए कोई कहने आए हैं कि किसी को भी 1 रुपए की भी नई चीज नहीं खरीदना है और हम ईद को अब की बड़ी सादगी से मनाएंगे। और क्योंकि अपने पैसे को हमें रोकना है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अभी ये कितने दिन और चले, क्योंकि ये 30 जून तक के मामला चल रहा है। 30 जून तक जाने चाहते लोगों को भूखमरी के कगार पे आने की तजवीज़ है। कानपुर में पुलिस जब पत्थरबाजों को पकड़ने जाती है तो एक आरोपी अपना नाम बताता है, लेकिन पुलिस ने उसकी नहीं सुनी और डंडे बरसाए। सर मेरा नाम राजा है। अब नाम बताने का क्या मकसद था? पुलिस अपना काम करेगी, उसे नाम से लेना देना नहीं है। कानपुर में जिस समय पुलिस पत्थरबाजों की पिटाई कर रही थी, उस समय एक रोचक तस्वीर भी कैमरे में कैद हुई, जो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। दरअसल पुलिस उपद्रवियों पर लाठी चटका रही थी। उधर बिल्कुल पास में एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई आराम से पंखा झुला रही है। जिसने भी इस तस्वीर को देखा, इस वीडियो को देखा, वो हैरान कि कैसे कोरोना संकट और पास में ही हो रहे लाठीचार्ज के बाद भी ये दादी सुपर कूल बनी हुई हैं, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, एकदम रिलैक्स मोड में।
मई दिवस के मौके पर सीएम योगी ने दूसरे राज्यों से लौटे प्रदेश के श्रमिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। कामगारों से बातचीत में उन्होंने भरोसा दिया है कि प्रदेश में सभी को रोजगार और राशन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इन श्रमिकों से बात कर उनका हालचाल जाना, कहा वो धैर्य बना के रखें, सरकार उनके हितों का ध्यान रख रही है, किसी भी श्रमिक को परेशानी नहीं होगी। आपको पैसा मिला, हर एक स्तर पर ये प्रयास किया जा रहा है किसी को कोई समस्या न हो। हमारे बड़े संख्या में कामगार और प्रवासी श्रमिक दूसरे राज्यों में भी कार्य करते हैं। उनकी सुरक्षित वापसी की तैयारी चल रही है। कुछ लोगों की हम सुरक्षित वापसी करवा चुके हैं। खासतौर पर उन कामगार और श्रमिकों को जो लोग खासतौर पर अन्य राज्यों में निवास करते हैं, दिल्ली और हरियाणा से 4 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों की सुरक्षित वापसी हमारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश से सुरक्षित वापसी आज हमारी संपन्न हुई है। राजस्थान, गुजरात से कल हम लोग उनकी सुरक्षित वापसी की तैयारी करवाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र से भी हम लोग सुरक्षित वापसी की व्यवस्था करने जा रहे हैं। लॉकडाउन की इस मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद करने के लिए यूपी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। मई दिवस के मौके पर उन्होंने राज्य के 30 लाख श्रमिकों को तोहफा दिया है। वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम लागू कर करोड़ों लोगों की जिंदगी में खुशियां ला दी है। इससे सबसे बड़ा लाभ तो ये होगा कि लॉकडाउन में लोगों को राशन लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आज एक साथ 30 लाख श्रमिकों को 300 करोड़ के भरण पोषण भत्ते का उपहार मिला। मुख्यमंत्री की तरफ से हर श्रमिक के खाते में 1,000 रुपए का भरण पोषण भत्ता प्रदान किया गया। हमने इससे पहले भी 1,000 रुपए की धनराशि श्रमिक कामगारों को प्रदान कराई है। सरकार की तरफ से कहा गया, मई दिवस पर हम एक बार फिर से उनको आर्थिक सहायता दे रहे हैं। कहा गया है कि कोरोना की वजह से जो गतिविधियां रुक गई हैं, श्रमिक प्रभावित हुए हैं, लेकिन सरकार उनका ध्यान रखेगी। 1 मई मजदूर दिवस के मौके पर सीएम योगी ने श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने कामगारों के लिए भरण पोषण भत्ते की दूसरी किश्त जारी की है। हर श्रमिक के खाते में 1,000 रुपए डाल दिए गए हैं। इस तरह सरकार ने कुल 300 करोड़ के भरण पोषण भत्ते का उपहार दिया है। इससे 30 लाख श्रमिक और कामगारों को फायदा होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी सरकार कामगारों और श्रमिकों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम श्रमेव जयते को नमन करते हैं। हम एक बार फिर से अपने 30 लाख इस श्रमिक वर्ग को फिर से दूसरी बार भरण पोषण भत्ता की राशि जारी कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर अपने सभी कामगार और श्रमिक बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं। सरकार उनके रोजगार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा देने, भरण पोषण की भत्ता की व्यवस्था करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सीएम ने कहा कि सरकार के पास राशन की कोई कमी नहीं है और राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी मदद दी जाएगी। सरकार ने अब तक 18 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। हम 18 करोड़ लोगों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्य योजना को भी आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कोई श्रमिक और कोई कामगार अगर देश के अंदर किसी भी कोने में रहता है और उसके पास उसका राशन कार्ड नंबर है, तो उसके माध्यम से वहाँ पर भी ई-पॉस मशीन के माध्यम से अपना खाद्यान्न वहाँ के कोटे की दुकान से भी ले सकता है। और अगर वो वापस उत्तर प्रदेश में आया है तो उत्तर प्रदेश में उसको राशन कार्ड से मिलेगा। अगर राशन कार्ड नहीं बन पाया है तो प्रत्येक जनपद प्रशासन को इस बात के लिए निर्देश दिए गए हैं कि वह उन लोगों के लिए राशन कार्ड बनाएं और उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य युद्ध स्तर पर करें। इसके अलावा प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम लागू हो गया है और इसके तहत राशन कार्ड का नंबर बताने पर सरकार उसके घर तक राशन पहुंचाएगी। इससे लोगों को राशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसके पहले योगी सरकार ने लॉकडाउन में फंसे राज्यों के कामगारों और स्टूडेंट्स की मदद के लिए कदम उठाए थे। पहले कोटा से स्टूडेंट्स लाए गए, फिर दिल्ली और हरियाणा के कामगारों को लाया गया और अब एमपी से श्रमिक लाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, ब्रेक के बाद खबरें दिखाएंगे उत्तराखंड से।